हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के उस सबसे बड़े बदलाव को लेकर जो काफी समय से चल रहा था कि सर एमपी में सीईटी लागू होनी है। जी हाँ, ऐसा एक प्रस्ताव कल की डेट में जो है वो जारी किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अब आगे से एमपी में सीईटी लागू होगा। कहते हैं कि एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए तो वो भी सच लगने लगता है। तो ऐसे ही कुछ झूठ आपको बार बार सुनाए जाएंगे जिससे आपको लगेगा कि ये सच है। लेकिन वास्तविकता क्या है? सबसे पहले वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है। हर एक पिन पॉइंटेड बात हम लोग करेंगे विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में। एक्सप्लेन करूंगा मैं सारी चीजों को। और सबसे मजेदार बात, आप पढ़े लिखे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आप भी वो पढ़ सकते हैं जो मैं पढ़ूंगा। आप किसी के वीडियो पर जाके कमेंट करके उससे पूछने का क्या मतलब, बताओ एक बार कि भाई आप गए। अब देखो, बच्चे में सबसे पहले क्या होगा, वो घबरा जाएगा कि साहब मेरा क्या होगा, वर्ग एक वालों को क्या होगा, दो वालों का क्या होगा, तीन वालों का क्या होगा, एमपी पुलिस का क्या होगा, एमपी एसआई का क्या होगा, साहब ये कृषि विज्ञान का क्या करवाएंगे, ये पूरे हड़बड़ाहट। अब वो तैयारी कम और सबसे पहले सूचना बटोरने पर ज्यादा ध्यान देगा। और सूचना सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दी गई है, वही वैलिड है, बाकी सब नल है। कैसे? क्योंकि जो बातें वहां लिखी हुई है वो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां मैं जो है वो फिलहाल आपको वो सारी बातें एक्सप्लेनेशन के साथ में दूंगा, विथ फिगर्स एंड फैक्ट्स के साथ में। अब सबसे पहले तो इस वीडियो को बाकी सारे साथियों के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा जो इन एग्जामिनेशन से, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, किसी भी तैयारी जो है वो किसी भी प्रकार की तैयारी एमपी के लिए कर रहे हो, उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होगा। और कृपया करके ज्ञानचंद और रायचंद दोनों ही प्रकार के लोग जो है वो इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि आपके 2 मिनट के ज्ञान के लिए यहां किसी के पास समय नहीं होता है ना। बहुत सारे बच्चे हैं, एक आध मिनट देखेंगे और फिर वीडियो पे कमेंट करेंगे। भाई 15-20 मिनट का जो भी वीडियो है, आप ही के हित की बात होने वाली। आ जाओ फटाफट से। देखो, कल जैसे ये न्यूज आई, हड़बड़ाहट में जो है वो लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया, एमपी में सीईटी लागू। अच्छा, मैं इसका थंबनेल ऐसा बनवाने वाला था सीटीआर बढ़ाने के लिए, है ना, क्लिक रेट जिसको अपन कहते हैं। अगर मैं इसमें ऐसे लिखवाता वर्ग 1 2 3 पूरी तरीके से खत्म, अब लागू होगा सीईटी, तो भाई साहब इस पे धनाधन जो है वो व्यूज आते। लेकिन बच्चे की हार्ट बीट भी उतनी ही ज्यादा तेज होती और 2-4 लोग तो मुझे जो है वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही गाली दे देते। हमारी एक बड़ी दिक्कत है कि हम हमेशा नेगेटिविटी को बहुत जल्दी देखते हैं, ना कि पॉजिटिविटी को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कितनी चीजें आपके लिए पॉजिटिव होगी और कितनी जो है वो नेगेटिव है। और ये सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम तो वर्ग 1 और 2 आपका जो है 1 2 और 3 से रिलेटेबल है, तो क्या इन लोगों पे ये प्रभाव पड़ेगा सीईटी का? आ जाओ फटाफट से। सीईटी क्या है? सीईटी जिसे हम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं, इसका मुख्य प्रारूप जो है वो भारत सरकार ने बहुत पहले एक बार लागू करने की बात कही थी। हालांकि भारत सरकार इसको लागू नहीं कर पाई, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने इसे लागू किया। उनमें से सबसे पहले, मुझे जहां तक जानकारी है, सबसे पहले सीईटी लागू करने वाला राज्य जो है वो हरियाणा या राजस्थान, इन दोनों में से एक है, मे बी राजस्थान। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट जो है वो गवर्नमेंट थी और इन्होंने उसका फायदा उठाने के चक्कर में ये सब कुछ किया। वो सीईटी आज क्या दुर्दशा राजस्थान में बनी हुई है, मुझसे बेहतर आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि मैं तो राजस्थान से ही। सीईटी ने किस तरीके से बच्चों का करियर, सपने और पूरी तरीके से जो है वो चीजें खत्म कर दी है, अगर वो सिस्टमेटिक नहीं हुई तो। और ये आप पे भी लागू होगी कि अगर इन्होंने जो कहा है वो इन्होंने नहीं करवाया तो बहुत भारी पड़ेगा एक स्टूडेंट पे। लेकिन अगर ये सही तरीके से नियमावली से, नियम कायदे से जो इन्होंने कहा है वो करवाएं, सो इट विल बी अ बेनिफिशियल पॉइंट फॉर अ स्टूडेंट। उसका कारण है, देखिए, सरकार की तरफ से और विद्यार्थी की तरफ से, दोनों ही तरफ से मैं एक पक्ष रखना चाहूंगा। सरकार चाहती है कि भाई बार बार अलग अलग परीक्षाओं के लिए, जैसे एमपी पुलिस की अलग हुई, एमपी पटवारी की अलग हुई, वीडियो की अलग हुई, छात्रावास अधीक्षक की अलग हुई, ऐसे बार बार एग्जामिनेशन करवाएंगे तो उसमें सरकार का भी खर्चा आता है, बच्चे पे भी फाइनेंशियल बर्डन आता है, फिर अरेंजमेंट्स वगैरह को लेकर भी बहुत सारी चीजें होती है। तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर ले आए, सबको एक प्लेटफॉर्म पर ले आए, और उस प्लेटफॉर्म को नाम दिया सीईटी। उस प्लेटफॉर्म को नाम दिया गया सीईटी, जिसे इन्होंने 3 अलग अलग भागों में तोड़कर जो है वो बांट दिया। एक में इन्होंने कहा कि भैया पहला आपका जो है वो सामान्य वर्ग, जो जनरल जिसको अपन कह रहे हैं। दूसरा आपका जो है वो तकनीकी, जिसमें टेक्निकल एग्जाम्स आएगी। और तीसरा आपका जो है वो शिक्षक वर्ग। क्यों? क्योंकि मुख्य तौर पे यही वर्ग है। अच्छा, सबसे पहले तो कि सर ये कौन सी भर्तियों को टारगेट करते हुए आएगा, कैसे आएगा, एवरीथिंग,
हर एक क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल। बस आप मेरी बात को पूरा सुनो। तो अब ये चाहते क्या है कि सीईटी एक सेगमेंट बने, एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बने, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट बने, जिसमें वो सामान्य वर्ग के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो वीडियो है, एसआई है, आपका मतलब जो जो एमपी पीएससी से हटके, देखो दो विभाग है जो एमपी में एग्जामिनेशन करवाता है, एमपी पीएससी और एमपी ईएसबी। एमपी पीएससी और एमपी ईएसबी। अगर बात करें आपका ईएसबी की, तो ये छोटी भर्तियां करवाता है, और पीएससी जो है वो आपका बड़ी भर्तियों के लिए काम करता है, जैसे सेट हो गई या फिर आपका जो है वो पीएससी हो गया, ऐसी सारी भर्तियों के लिए वो काम करता है। इससे कोई रिलेटेबल नहीं है, ये जो करवा रहा है वो वही करवाएगा। लेकिन एमपी ईएसबी अलग अलग समय पर कैलेंडर के माध्यम से 30-32 भर्तियां जो है वो हर साल करवाने का कहता है, हालांकि करवाता नहीं है, तो उसका पैटर्न अलग है। इन्होंने टारगेट किया है कि भैया तुम एक काम करो, पहली बात तो हम बाकी किसी विभाग को जो है वो कोई अलग से भर्ती नहीं करवाने देंगे, सब के सब एमपी ईएसबी के अंडर करवाएंगे, और एमपी ईएसबी भी अब सबके लिए अलग अलग एग्जाम नहीं करवाएगा, जिससे एक बच्चे पे भी फाइनेंशियल कॉस्ट कम पड़ेगी, एक सरकार पे भी दबाव कम पड़ेगा। और सबसे मेजर जो बातचीत है वो ये है कि सीईटी के नाम की च्युइंगम बच्चे को चबवा दो, और 2 साल तक वो खुद ही नहीं कहेगा कि साहब नौकरी दो। सबसे मेजर बात मैं आपको बताऊं कि ये एक किसी भी गवर्नमेंट का एक ट्रिक होता है कि सीईटी बच्चे ने दे दी, तो अब वो एक एग्जाम देके बैठा हुआ है, अब वो वेट कर रहा है कि कोई भर्ती आए, वो ये नहीं कह रहा कि साहब भर्ती ही नहीं आई। समझ रहे हो? इसका तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। एमपी ईएसबी के अंडर में जितने भी विभाग आते हैं, उन सबको यहां इनवाइट किया गया है। हालांकि इसमें एक शर्त यह भी रखी गई है कि अगर कोई विभाग बहुत अलग शर्तों पे कुछ खास एग्जामिनेशन को करवाना चाहे तो करवा सकता है, वरना हम इन 3 सेगमेंट में सबसे पहले सीईटी करवा लेंगे। सीईटी में सामान्य वर्ग में जितने भी बच्चे हैं वो सब के सब सामान्य वर्ग में बैठ जाएंगे, तकनीकी वाले तकनीकी में बैठ जाएंगे, और शिक्षक वाले शिक्षक में बैठ जाएंगे। डन। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये 3 वर्ग बांट दिए, क्या आपका ऐसा है, किस किस बच्चे को यह लगता है कि मैं जैसे ही सामान्य वर्ग की सीईटी 100 नंबर की पास करूंगा मेरी नौकरी तय है? यू आर कंप्लीटली इनकरेक्ट। इन सब में एग्जामिनेशन होगी सीईटी के आधार पर, कोई भी किसी भी तरीके का। जैसे एक बड़े न्यूज़पेपर ने आज ये दिया कि भैया स्कोर कार्ड 2.5 साल ही मान्य रहेगा, अभ्यर्थियों को लाभ एक स्कोर से कई भर्तियों में उपयोग कर सकेंगे, स्कोर कार्ड से मिलेगी नौकरी, ऐसा करके इन्होंने कहा है कि भैया स्कोर कार्ड से नौकरी मिल जाएगी, ले लो, फिर सबके पास होगा। अच्छा, तो सबके पास होगा तो फिर ये भी होगा कि साहब जिनके ऊपर नंबर आए हैं, जैसे मान लीजिए कि 100 नंबर का कोई सामान्य वर्ग का पेपर है, 100 नंबर का सामान्य वर्ग का पेपर है, जो आगे आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा, एग्जाम पैटर्न में देखने को मिलेगा। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 से ऊपर नंबर आए हैं। ऐसे मान लीजिए जितने भी बच्चे बैठे थे उनमें से 20,000 बच्चे ऐसे हैं। तो इसका मतलब कि अगले अगले साल तक, जब तक दोबारा सीईटी नहीं हो जाता और उस सीईटी के आधार पे एग्जाम नहीं हो जाती, यानी लगभग 2 साल तक इनके अलावा किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। फर्स्ट, अगर स्कोर कार्ड से नौकरियां मिलती तो सीईटी साहब हमने राजस्थान में भी देखा है, हरियाणा में भी देखा है, हर जगह देखा है। सीईटी का मेन मुद्दा होता है भीड़ को हटा, जानकारी नहीं है भाई, कहीं पूरे नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ, ये क्लॉज कहीं नहीं लिखी हुई, पूरा पढ़ के जो है वो मैं थक चुका हूं कि साहब स्कोर कार्ड के आधार पर नौकरी दे देंगे। स्कोर कार्ड इज अ वैलिड कार्ड दैट विल हेल्प यू, जो आपको किस में हेल्प करेगा, जो मेन एग्जामिनेशन होगी उसमें बैठने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब इसको 2 तरीके से जो है वो तोड़ मरोड़ के हम कह सकते हैं 2 बातों को। अब इस पे तो है, ये नोटिफिकेशन आने पे जस्टिफाई होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो तकनीकी विभाग का जो मामला दिया है उसमें एक चीज बहुत कॉमन सी देखने को मिली कि इन्होंने तकनीकी जो विषय है उसके 75 क्वेश्चन शामिल किए हैं। कुछ ऐसा मामला बनाया 25 + 75 का। तो इसको देखकर ऐसा माना जा सकता है कि इसके आधार पर नौकरी दी जा सकती है। मैं 2 जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें कर रहा हूं। एक ये कि क्या इस आधार पर नौकरी देना ठीक है, जो मैं बच्चों के हित के बारे में बात कर रहा हूं, और दूसरा ये कि इन्होंने इस पैटर्न में क्या दिया है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि मान लीजिए किसी एक एग्जाम में अगर 90 से ऊपर मान लो 20,000 बच्चे हैं, तो फिर आप दोबारा जब तक सीईटी नहीं देंगे, उसका स्कोर कार्ड नहीं आएगा, उस सीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पर जब तक किसी एग्जाम में नहीं बैठेंगे तब तक आप बाहर हैं। आप 2 साल 3 साल के लिए आप मतलब एक तरीके से आपका वो जो सर्टिफिकेट था वो अब कचरा जो है वो बन चुका है, आपको कोई उसमें जो है वो वैलिडिटी नहीं मिलेगी। तो अगर सीधा स्कोर कार्ड के आधार पर नियुक्ति देने की बात हो रही है, दैट विल बी अ वर्स्ट डिसीजन फॉर अ गवर्नमेंट, फॉर अ स्टूडेंट।
अभी तो लग रहा है मजा आएगा, एक ही एग्जाम होगी, लेकिन वो तुम्हारे लिए ही जो है वो पीड़ा बन जाएगी। मैं ये बताऊं, राजस्थान में पिछला सीईटी जो है वो 2 साल से नहीं हुआ। अभी सीईटी का एग्जाम दिया हुआ है, पिछले 2 साल से जो 12वीं पास करके बैठा हुआ है बच्चा, वो ऐसे देख रहा है कि मालिक कहीं तो कुछ हो जाए हमारा। ये हालात है बच्चों की। पास हो गए, क्वालिफिकेशन पूरी हो गई, जो जिन्होंने यूजी कर लिया उन्होंने, वो भी बैठे बैठे ताक रहे हैं कि साहब कुछ तो करो। लेकिन हमारे यहाँ पे यानी राजस्थान की जो सीईटी है वो सिर्फ और सिर्फ आरएसएसबी, जैसे आपका एमपी ईएसबी है, उसकी कुछ विभागों पे लागू होती है। सीईटी में हमारे उन जो है वो सेगमेंट्स को कवर नहीं किया जाता जो शिक्षक श्रेणी से है या तकनीकी श्रेणी से है। सिर्फ और सिर्फ सामान्य विभागों के लिए जारी की गई। पता नहीं ये क्या पैटर्न लेके चल रहे हैं, और इसका तो बहुत ही लॉजिक, इन्होंने कोई लॉजिक ही नहीं लिया है। शिक्षक वाले तो ऐसे रहो कि बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। मैं फिर कह रहा हूं, 1000 बार कहूंगा, 2000 बार कहूंगा, जिसको जो ज्ञानचंद है वो अपना ज्ञान अभी बांट दो भले ही। अगर जिस दिन ये कह दे कि भैया शिक्षक भर्ती जो है वो सीईटी के आधार पर शिक्षकों का चयन हुआ, तो भाई सबसे पहले तो मैं जो है वो इस्तीफा ही दे दूंगा पढ़ाने से ही। मतलब ही नहीं पढ़ाने का, है ना। क्यों पढ़ाना उस बच्चे को जिसने यूजी जो है वो इंग्लिश लिटरेचर में किया, जिसने पीजी इंग्लिश लिटरेचर में किया। आप उसकी परीक्षा जो है वो सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी के आधार पर अगर उसको सिलेक्शन देने लगे, तो आपसे जो है वो ज्यादा समस्या किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। फिर कॉमर्स वाला बच्चा कॉमर्स से क्यों करेगा, क्यों वो पीजी करेगा, बीएड करेगा, माथापड़ी करेगा। शिक्षक बनने के लिए क्यों वो बीएड में पैसा देगा, 2 साल अपने खराब करेगा। क्यों उसको यूजी करनी, क्यों उसको पीजी करनी। जब गधे और घोड़े सारे बराबर ही कर दिए जाएंगे, मतलब थोड़ा सा गलत वर्ड नहीं है ये, मतलब यहां इसका तात्पर्य ये है कि भाई सबको एक ही लाठी से हाँकना शुरू कर दिया आपने, कि भाई कोई भी किसी भी टाइप की श्रेणी हो, आप उनको इसके साथ में, शिक्षकों को भी इसके साथ में ले रहे हो। आप होम साइंस वाला, इंग्लिश लिटरेचर वाला और इकोनॉमिक्स वाला, तीनों को साथ बिठा के कह रहे हो कि चलो फटाफट से जो है वो एक काम करो, तो आज शिक्षक बनाते हैं तुम्हें। किसके आधार पे? रीजनिंग के आधार पे, मैथ के आधार पे, जीके के आधार पे शिक्षक बना देते हैं। क्या होगा भाई? तो पहली बात, ये तो कैटेगरी ही बाहर है ना। 100%, 101% इसमें तो बाकायदा लिख रखा है, पहले होगा प्री और फिर होगा मेंस, खत्म। अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझसे बात करना कि क्या सर हमारा प्री हटा दिया गया, नहीं हटाएंगे। ये जो सीईटी आप कह रहे हो, ये इसको पात्रता कह रहा है। शिक्षक भर्ती वालों के तो मजे हैं। ये अगर अपनी बात पे कायम रह गए तो इनका अर्थ ये है कि हम हर साल शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा का आयोजन करेंगे। हर साल वर्ग 1, 2 और 3 की पात्रता हर साल होगी। आप उसमें क्वालिफाई करेंगे, और क्वालिफाई करने के बाद में आपको मुख्य परीक्षा में जो है वो अपने सब्जेक्ट के आधार पे बिठाया जाएगा और उसको पूरा करना होगा। आ रही है बात समझ में? ये 2 परीक्षाएं इनमें तो होनी ही होनी। रही बात इन 2 एग्जामिनेशन की, तो इनमें क्या स्कोर कार्ड के आधार पे, एग्जाम के आधार पे, फर्स्ट एग्जाम यानी सीईटी के आधार पे नौकरी मिलेगी? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। आ जाओ, भावनाओं में बह गए थे। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि लगभग बच्चे जो है वो नोटिफिकेशन पढ़ चुके हैं, तो मेन बातें वही बताऊंगा। सबसे पहले तो सीईटी को ये कह रहे हैं कि भैया एक अलग कनिष्ठ सेवा संयुक्त परीक्षा नियम 2026 के नाम से जाना जाएगा। आपको ये जो है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जो है वो एमपी की वेबसाइट पे ये मिल जाएगा, इसकी नियमावली मिल जाएगी। ये जो आपको दिया है अभी, जो अधिसूचना जारी हुई है, वो ये है कि भाई हम नया नियम लागू कर रहे हैं, सीईटी ला रहे हैं, और हम जो नया नियम लागू कर रहे हैं उसके आधार पे ये कह रहे हैं कि मालिक तुमसे कुछ पूछ लेते हैं। मतलब बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चों की, गवर्नमेंट बच्चों की सुन रही है। मतलब आयरनी देखो आप, हमसे जो है वो सलाह मांग रहे हैं और हम कह रहे हैं तुम सलाह छोड़ो, तुम तो पात्रता परीक्षा कराओ यार टाइम से, है तुम तो जो है वो टाइम पे रिजल्ट दो बच्चों का। क्यों बच्चों को जो है वो बार बार हर चीज के लिए आंदोलन करने पे उतारू कर रहे हो? तो अपना काम तो ढंग से करो यार, नेतागिरी ना करो। बट ये वही है कि सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से जैसे चल रहा है, घिसा पिटा वैसे ही चल रहा है। इन्होंने कहा कि जन परामर्श है। अब जन परामर्श है तो इस जन परामर्श में हमें यह बताना है कि भैया अगर कोई आपत्ति हो तो हम 5 जून तक इनकी आपत्ति जो है वो दे सकते हैं। इस वेब जो है वो ईमेल कर सकते हैं इनको, और उसके बाद में कोई आपत्ति नहीं मानेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी नाम राशि है गुरुदेव। इसके बाद में इन्होंने इसके लिए जो जो चीजें लागू की है उस पर मैं आता हूं फटाफट से, कि सबसे पहले इनको कनिष्ठ सेवा परीक्षा नियम 2026 के तौर पे जाना जाएगा। सबसे पहले तो ये नियम जो है वो 1 अक्टूबर 2026 की तिथि से प्रवृत्त होंगे, लागू होंगे। ठीक है, 1 अक्टूबर 2026 यानी अभी इस आने वाले अक्टूबर से ये लागू होंगे।
और अगर ये लागू होंगे तो इसका मतलब नोटिफिकेशन आएगा उसका 1 अक्टूबर 2026 से पहले पहले जो है वो नोटिफिकेशन भी हमारे पास में आ जाएगा कि सीईटी क्या है, कैसा है और कैसे होगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि सर क्या जो वर्ग 2 और 3 की पात्रता परीक्षाएं अभी जुलाई और अगस्त में दे रखी है वो होगी या इसमें घसीट लेंगे? वो होगी। उसका एक कारण समझाता हूं मैं आपको आज कि क्या अध्यापक जो ये शिक्षक पात्रता परीक्षा है क्या वो इस सीईटी से कहीं ना कहीं रिलेटेबल है या नहीं है। फिर इन्होंने अलग अलग जो है वो डेफिनेशंस दी है कि भाई पद किसको कहते हैं, स्कोर कार्ड किसको कहते हैं, शासन विभाग उपका, ये जो जो है वो इन्होंने डेफिनेशन दी। विस्तार के आधार पर इन्होंने कहा है कि मैंने आपको बता चुका हूं कि एमपीपीएससी के अलावा जो है वो एमपीईएसबी के जितने भी विभाग हैं वो सारे इसके अंडर में आएंगे। इसके अलावा कोई भी विभाग अपनी खुद की भर्ती नहीं करवा सकेगा, उसे इसी सीईटी वाले जो सेगमेंट के अंदर है वो भर्ती करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है। राज्य शासन के उपक्रमों द्वारा इन नियमों के अंतर्गत पदों को भरने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। ये छोड़ दो। परीक्षा का आयोजन पे आते हैं। उन सभी पदों जिनमें मंडल के माध्यम से भर्ती किया जाना है, पर भर्ती के लिए मंडल द्वारा अहर्ता परीक्षा का आयोजन अध्याय 2 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। अब ये अध्याय 2 क्या है ये मैं समझाता हूं। आ जाओ। अब देखो, सबसे पहले तो मैंने जैसा आपको कहा कि इनको 3 सेगमेंट में बांट दिया, एक संयुक्त, एक तकनीकी और एक आपका जो है मतलब तकनीकी, एक सामान्य और एक शिक्षक। ये 3 सेगमेंट में बांट दिया। ठीक है। 2 का समझना अभी संयुक्त जो तकनीकी है और जो सामान्य है, यानी जो टेक्निकल एग्जाम्स हैं और जो सामान्य एग्जाम्स हैं उनमें क्या किया जाएगा, अहर्ता परीक्षा। सबसे पहले तो अहर्ता का अर्थ समझो आप, है ना। अहर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसकी अगर आपको डेफिनेशन देखनी हो तो आ जाओ फटाफट से, क्योंकि देखो मेरे को थोड़ा सा कम समझ में आता है। इधर validity of examination result and scorecard of the joint technical qualifying examination and joint general qualifying examination. Under these rules, a scorecard will be issued by the board only for those candidates who obtain the prescribed minimum qualifying marks or higher marks in the examination result. अभी तो कुछ भी तय नहीं। जब पहले सीईटी आएगा उसमें सीईटी में यह बताया जाएगा कि भाई मिनिमम मार्क्स होंगे या मैक्सिमम मार्क्स होंगे। अब अगर मिनिमम मार्क्स हुए तो फिर उसके लिए अलग चीजें होगी कि मान लो उन्होंने कह दिया कि भाई सीईटी पास करने के लिए आपको 40% लाने हैं, तो इसका मतलब 40% वाले सारे ही क्या हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे, और 40% से जो नीचे रह गए वो तो बाहर हो गए, और जो 40% के ऊपर है उन सब की एग्जाम करवाई जाएगी नेक्स्ट। अगर उन्होंने कह दिया कि भाई मैक्सिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, या मान लीजिए उन्होंने कह दिया 60% मिनिमम होने चाहिए, 70% मिनिमम होने चाहिए, तो 70 से नीचे वाले बाहर और 70 से ऊपर वाले जो है वो अंदर हो गए। इसमें जो अहर्ता की अपन बात कर रहे हैं, अहर्ता जनरली जो है वो किसको कहा जाता है, जो अंक आप अर्जित कर रहे हैं उनके लिए जो है वो बातचीत की जाती है, जो अहर्ता परीक्षा है आपका। अच्छा, इसमें क्या कहा है कि जो अरे रुक जाओ एक सेकंड रुको। वैलिडिटी ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट एंड स्कोर कार्ड्स ऑफ द जॉइंट टेक्निकल क्वालिफाइंग एग्जाम। मेरी हिंदी थोड़ी सी ठीक ठीक इतनी है नहीं, इसलिए मैं जो है वो दोनों को साथ में लेकर आया हूं। देखो, ये कह रहा है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। अहर्ता जहां जहां लिखा हुआ है इसका मतलब वो क्वालिफाइंग है। आप सिर्फ क्वालिफाई हो रहे हो, ना कि आपको इसके आधार पे नौकरी मिल रही है। टेट एग्जामिनेशन शिक्षक में तो इतना बड़ा मसला है, इतना शानदार इन्होंने खुद ने लिख के दिया है। मैं नहीं कह रहा भाई, हाँ, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, मुझे गाली खाने का शौक थोड़ी। जो ये कहेंगे मैं तो वही बता दूंगा आपको। तो अहर्ता को इन्होंने क्या डिफाइन किया है कि भाई जो सामान्य वर्ग है और जो तकनीकी वर्ग है, इसमें 3-4 नियम पढ़ लो आप। तो इन नियमों के अधीन परीक्षा परिणाम में केवल निर्धारित न्यूनतम अहर्कारी अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए ही मंडल द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। मतलब जैसे 100 नंबर का पेपर हो रहा है, ठीक है, 100 में से इन्होंने कह दिया कि भाई मिनिमम जो है वो 50% होने चाहिए बच्चे के, तो 50% से जो नीचे है ना उनको तो कोई सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं, उनका तो कोई भी स्कोर कार्ड जारी नहीं होगा। 50 से ऊपर है उन सबका स्कोर कार्ड हो गया। किसी बच्चे के 80 हैं, किसी के 70 हैं, किसी के 51 हैं, और किसी के जो है वो 99। इज इट, आपको मिल गया स्कोर कार्ड। मंडल द्वारा सभी अंक परसेंटेज में आएंगे, यानी कितने परसेंटेज है, मार्क्स नहीं देगा कितने हैं, परसेंटेज देगा, 56%, 72% ऐसे। अच्छा, संयुक्त तकनीकी अहर्ता परीक्षा एवं संयुक्त सामान्य अहर्ता परीक्षा के संदर्भ में स्कोर कार्ड परिणाम जारी होने के दिनांक के 2 कैलेंडर वर्ष के बाद जो है वो 31 दिसंबर तक वैध रहेंगे। अब देखो, अब मजेदार बात यहां है कि क्या इसके आधार पर नौकरी मिली, क्या स्कोर कार्ड के आधार पर नौकरी मिल गई? बताओ तो सही एक बार। इन्होंने कहा है कि भैया जो स्कोर कार्ड तुम्हारा बनेगा, जैसे मान लो कि आज ये स्कोर कार्ड जो है वो 31 सितंबर को आपका जारी हुआ,
31 सितंबर 2026 को आपका स्कोर कार्ड जारी हुआ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो इसके 2 साल तक, 2 साल का मतलब इसके 2 सेशंस तक ये जो है वो वैलिड रहेगा। यानी एक तो हो जाएगा 2027 और एक हो जाएगा 2028। आ गई बात समझ में? तो ये कब तक वैलिड रहेगा? 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, देखो ये 31 दिसंबर तक वैध रहेगा, 31 दिसंबर 2028 तक ये वैलिड रहेगा। यानी ये सितंबर में भी अगर जारी हुआ ना, ये सितंबर में भी अगर जारी हुआ तो इसका मतलब उस साल तो कोई भर्ती में बैठ नहीं पाएगा बच्चा। अगले साल जो है वो उसके पास में जो भी टाइम बचा हुआ है वो उतना ही रहेगा, उसके बाद में वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। 2 साल बाद में वो इनवैलिड हो जाएगा। यानी आपको अगर अपने स्कोर कार्ड में इजाफा करना है तो हर साल होने वाली सीईटी दो, जो सीईटी हो रही है उसमें सीईटी फॉर्म भरो, हर बार गवर्नमेंट को जो है वो उसकी एक इनकम दो और हर साल उसका स्कोर कार्ड बढ़ाओ कम करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम्हारा जो है वो स्कोर कार्ड 2 सेशन के बाद में वो 0 हो जाएगा। ठीक है, मान लेंगे। और बताओ, और बता देते हैं, आओ फटाफट से। ये आगे आपका जैसे चाहे कभी भी जारी हो, अगर 10/7/2026 को भी जारी हुआ है तो वो 31/12/2028 तक ही वैध होगा। यानी 2 सेशंस के बारे में बात कर रहा है। अब मेरे प्यारे शिक्षक जितने भी साथी हैं उनके लिए बड़ी मजेदार सूचना है, ये पढ़ लो तुम तो। ठीक है, शिक्षक अहर्ता परीक्षा के परिणाम एवं स्कोर कार्ड की वैधता क्या होगी? जो शिक्षकों की अहर्ता परीक्षा यानी क्वालिफाइंग एग्जाम है, यानी प्री एग्जाम जिसको अपन कहते हैं, क्वालिफाइंग ही प्री होता है। क्यों नहीं समझते तुम लोग? एक में हमने क्वालिफाई किया और दूसरी में हमारी मुख्य परीक्षा होती है। तो जो क्वालिफाइंग एग्जाम है ये कह रहा है कि अहर्ता परीक्षा का जो परीक्षा परिणाम है वो शिक्षकों की अहर्ता निर्धारण के लिए आजीवन वैध होगा। तालियां बजाओ 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 कि साहब वाह, शिक्षकों के लिए तो आनंद आ गया। अबे पूरा पढ़ लो। पहले तो इन्होंने कहा कि भैया तुम्हारे शिक्षक बनने के लिए तो तुम आजीवन जाओ, किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओ, जाओ तुम गेस्ट फैकल्टी में लगो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अगर हम तुम्हें नौकरी देंगे, अगर हम तुम्हें नौकरी देंगे तो तुम्हारे ऊपर भी वही नियम लागू होगा जो पिछली क्लॉज में हमने कहा था। 6(3) जो है वो क्लॉज में कहा गया है। अगर आपको शिक्षकों को शासकीय सेवा में आना है, यानी गवर्नमेंट जो है वो टीचर बनना है, प्राइवेट टीचर बनो, आप किसी कॉलेज में पढ़ाओ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, जहां आपकी जो जो योग्यता है उसके हिसाब से अगर आप पढ़ाओ, आपसे वहां कोई मांगे कि क्या आप जो है वो एज स्टेट यानी स्टेट का जो है वो टेट पास हैं, तो आप कह रहा बिल्कुल पास है, कोई दिक्कत नहीं, मुंह पे फेंक के मार देना उसके। लेकिन अगर आपको नौकरी चाहिए गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट में शिक्षक वर्ग 1, 2 या 3 का आपको शिक्षक बनना है, तो फिर आपको वही नियम यानी 2 साल जो है वो वैधता होगी। यानी आपको भी उसी कैटेगरी में डाल लिया गया कि भैया हर साल लगाओ, पैसा दो यार, पैसा ही कमाने की बढ़िया स्कीम लाए हैं ये। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन के लिए शिक्षक अहर्ता परीक्षा के अतिरिक्त अन्य विषय अथवा अहर्ताएं निर्धारित की जा सकेगी। ध्यान देना, पढ़ना इसको क्या कह रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन के लिए, शिक्षकों के चयन के लिए अहर्ता परीक्षा के अतिरिक्त अन्य विषय अथवा अहर्ताएं निर्धारित की जा सकेगी। और वो क्या है वो मैं बता देता हूं। अच्छा, ये तो मैंने आपको समझा दिया अभी, कौन सा, कि भाई आप अगर जो है वो क्वालिफाई करते हैं तो आप शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए एवं गैर शासकीय नियोजन के लिए, नॉन गवर्नमेंट जो है वो जितनी भी बॉडीज हैं उनमें आप आजीवन आपका वो वैध रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट बॉडी के लिए आपका वो 2 साल तक वैध रहेगा। नियुक्ति की पोर्टल है, ये सारी चीजें नियुक्ति वाली जितनी भी चीजें हैं ना, ये अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं होती है, कितने पद आएंगे, क्या आएगा, कैसे आएगा, ये सब नोटिफिकेशन में आएगा। इस पर कोई चर्चा ना मैं कर पाऊंगा और ना करने लायक इन्होंने कुछ छोड़ा है। बस वही शर्तें हैं कि जो हम नोटिफिकेशन में डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम नियुक्ति पोर्टल का कैसे आएगा, मतलब जो है वो सारा वहीं दिखाएंगे। इसके अलावा आपका अगर कोई शारीरिक मापदंड है, जैसे मान लीजिए कि पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, ऐसा कोई भी एग्जाम जहां पर फिजिकल टेस्ट होते हैं, तो उनके मापदंड भी उसी टाइम पे हम लोग बताएंगे कि कैसे मापदंड होने चाहिए। फिर इसके बाद में आवेदकों का पोर्टल हो गया कि आवेदन कैसे करना है, वो सारी चीजें वो उसी टाइम पे, चयन सूची आएगी, मतलब उस टाइम पे कैसे आएगी, तो वो रैंक के आधार पे ये सारा कुछ बता रखा है, मतलब स्टार्ट करने से पहले। ओहो, ये तो अध्याय 3 में कुछ नया लिख दिया इन्होंने। चयन परीक्षा जानते हो क्या होता है? अंग्रेजी में इसको कहते हैं मुख्य एग्जाम, मेंस, या फिर मुख्य, या फिर वो परीक्षा जिसके आधार पर बच्चे को नौकरी दी जाती है। क्वालिफाइंग एग्जाम जितनी भी होती है वो सारी वो परीक्षाएं होती है जिनके आधार पर नौकरी नहीं। जैसे एसएससी का प्री जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसमें 130 नंबर लाने वाला भी क्वालिफाइड है और 180 लाने वाला भी क्वालिफाइड है।
फिर उसकी एक मेंस एग्जामिनेशन होती है और जो मार्क्स बनते हैं वो मेंस एग्जामिनेशन के स्कोर के आधार पे जो है वो तय किए जाते हैं। तो उसी को देखते हुए मतलब किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एक क्वालिफाइंग होता है, बैंकिंग में भी ये सिस्टम है। तो इन्होंने कहा कि भैया मुख्य परीक्षा जो है वो चयन परीक्षा, उसका मामला समझ लो आप। नियम 4(1) के परंतुक के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार मंडल द्वारा विशेष चयन परीक्षा का आयोजन किया जा सकेगा। अब मंडल मतलब ईएसबी जब कहेगा तो हम उसके बाद में, यानी पहले तो 4(1) की शर्तें पढ़ लेना, मतलब जब वो प्री क्वालिफाई कर लेगा, उसको स्कोर कार्ड मिल जाएगा, तो उसके बाद में चयन परीक्षा का आयोजन जो है वो मंडल कहेगा तब कर देंगे। चयन सूची जारी करने की प्रक्रिया भी यही है हमारी कि भाई हम विशेष चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर मंडल द्वारा आरक्षण नियमों का पालन करते हुए चयन सूची जारी कर नियुक्ति हेतु अनुशंसा जो है वो करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब चयन परीक्षा होगी तो उसके ही आधार पे रिजर्वेशन दिया जाएगा, ना कि प्रीलिम्स में जो है वो रिजर्वेशन का कोई झंझट नहीं होता है। वो तो क्वालिफाई, हाँ उसमें ये रिजर्वेशन हो सकता है प्रीलिम्स में कि भाई आपको जैसे मान लो ये कह दिया कि भाई जो भी अनरिजर्व कैटेगरी है, यूआर है, उनको 100 में से 60 नंबर जो है वो लाने हैं, और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उन सबको 100 में से 50 नंबर लाने हैं। ये रिजर्वेशन वहां सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का दिया जाता है, ना कि सिलेक्शन का। जो सीटें रिजर्व होनी है वो सारा का सारा रिजर्वेशन आता है मुख्य परीक्षा के आधार पे, कुछ भी नहीं बदला है, वही है। उल्टे जिन लोगों का एक एग्जाम हो रहा था, 2 होने के जो है वो अधिकतर में चांसेस है, मैं बताऊं आपको, और जिनके 2 हो रहे थे उनके तो 2 ही होंगे। बस फर्क जो पड़ा है ना वो पड़ेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर मेंस में। जैसे होता क्या था कि मान लो कोई बच्चे हैं जो, हाँ ठीक है, बच्चे के अकॉर्डिंग तो ये ठीक थी चीजें कि जैसे वीडियो का कोई एग्जाम आया या पटवार का कोई एग्जाम आया, मान लो 5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। वही पुलिस का एग्जाम आया तो लगभग उसमें वही क्वालिफिकेशन मांगी है कि भैया जिसके पास यूजी है तो वो ये फॉर्म भर सकता है, मतलब ग्रेजुएट बच्चा ये फॉर्म भर सकता है और कोई खासी उसकी योग्यता नहीं है। तो इसमें भी 5 लाख की भर्ती और इसमें भी 5 लाख बच्चों ने जो है वो फॉर्म भर दिया। तो गवर्नमेंट के लिए 2 बार क्या हुआ कि इन 5 लाख को भी एग्जाम करवाना पड़ा और फिर इन 5 लाख को भी एग्जाम करवाना पड़ा। नंबर ऑफ जो सिलेक्शन हैं वो तो उतने ही लेने हैं जितने उनको लेने हैं। तो उन्होंने ये कर दिया कि इन 5-5 लाखों को अलग अलग बिठाने की बजाय एक जगह बिठा दो। तो एक जगह बिठाया, मान लो कि भाई सीईटी में 10 लाख बच्चा एक साथ में बैठा और 10 लाख बच्चा एक साथ में बैठने के बाद में उसने क्या किया, नेक्स्ट जो था पार्ट वो क्या कर दिया कि भाई इसमें से जितना भी क्वालिफाइंग है 40-50% बच्चा तो पहले ही बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जब ये भर्ती देंगे, मुख्य परीक्षा करवाएंगे, तो मान लो 5,000 पदों पर भर्ती है, तो अब इन 5,000 पदों पर वही बच्चा अप्लाई कर पाएगा जो सीईटी क्वालिफाइड है, जो सीईटी क्वालिफाइड है। आ रही बात समझ में? तो एक तो क्या हो गया, छटनी हो गई, एक तो क्या हो गया, छटनी हो गई कि भैया बहुत कम बच्चों को हमें क्या करवाना है, एग्जाम करवाना है और कम ही पास होते हैं। इसमें ये क्या करेंगे, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जरूर रखेंगे। मैं जो समझ सकता हूं वो 50 से 60% रखने चाहिए अगर इनको मेंस करवाना है तो। 100%, 50% के आसपास तो मान के चलिए आप, 60% तक भी हो सकता है, क्योंकि अगर 30 या 40% रख दिया तो वो उतनी ही भीड़ वापस हो जाएगी जितनी पहले होनी थी। मैं भीड़ बच्चे को नहीं कह रहा हूं, मेरा जो है वो शब्दों का अलग अर्थ ना निकाले, मैं बच्चों के पक्ष की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आपके फायदा यह होगा कि साहब एक बार सीईटी क्वालिफाई कर ली, अच्छा स्कोर कार्ड जनरेट कर लिया सीईटी में मेहनत करके, अब जो जो एग्जाम्स आ रही है उसमें आपके लिए कंपटीशन कम हो गया। भाई जो नहीं पढ़ रहा था वो आपको हर एग्जाम में परेशान करने नहीं आएगा कि 10 लाख बच्चों की भर्ती, 5 लाख बच्चों में से आपको निकालना है, फिर आप गिने चुने उसमें जो बचेंगे कि भाई 20,000, 30,000, 40,000, तो उन्हीं में तो। और मेंस में शिक्षक भर्ती में तो ये होता आ रहा है भाई, पिछली बार जैसे वर्ग 2 के मेंस में जो है वो 4,095 स्टूडेंट ने फॉर्म लगाया, तो वो तो कितनी गिनी चुनी संख्या है, वो कैसे छटी, वो क्वालिफाइंग एग्जाम से छट गई। क्वालिफाइंग में क्वालिफाई नहीं कर पाए तकरीबन 13,000 स्टूडेंट, इसलिए वो जो है वो बाकी बच्चे आ रही बात समझ में? तो चयन सूची, चयन परीक्षा, तीसरा पॉइंट पढ़ना इसका कि चयन परीक्षाएं होगी। अब इस पे इन्होंने जो है वो आगे क्या क्या दिया हुआ, आयु सीमा ये कह रहे हैं भैया हम बाद में बता देंगे अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन, है ना, वो आयु सीमा उसी के अकॉर्डिंग आती है। पहले तो ये वो आयु सीमा बताएंगे जो आपको सीईटी में बैठने के लिए योग्य करेगी कि सीईटी में कौन बैठ सकता है, ठीक है। और फिर वो आयु सीमा आएगी जो उस नोटिफिकेशन में आएगी, जैसे पटवार वाले में या वहां पे न्यूनतम अहर्ता कितने मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए, ये हम नोटिफिकेशन में बताएंगे। इसके बाद में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन कैसे प्रस्तुत किया जाएगा ये हम नोटिफिकेशन में बताएंगे। अहरकारी अंक आपके क्या होंगे वो हम नोटिफिकेशन में बताएंगे सारा का। मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के परिणाम जारी किए जाएंगे जिन्होंने न्यूनतम अहरकारी अंक जो है वो प्राप्त किए, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जिन्होंने लिए हैं उनके बारे में।
ठीक है, आरक्षण हम तभी बताएंगे, परीक्षा शुल्क हम तभी बताएंगे, अभिलेख जो मेडिकल जांच का पोर्टल है वो हम तभी बताएंगे कैसे क्या होगा क्या नहीं, अभी कुछ नहीं बताया इस पे। नियुक्ति का अधिकार जो है वो कैसे होगा, उसके बाद में आपका आ जाता है अभ्यर्थी जो है वो रद्द कैसे किया जा सकता है, वो तो गलत जानकारी दोगे तो सारी एग्जाम में रद्द होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। फिर नंबर आता है आपका कब कैसे परीक्षा होगी, कहां होगी, परीक्षा केंद्रों का आवंटन सब बाद में बताऊंगा, नोटिफिकेशन बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बताऊंगा। अबे मैं नहीं, ये इन्होंने कहा है। विज्ञापन की विधि, ये सारी चीजें कह रहे हैं बाद में बता देंगे, ठीक है, बता रहे तुम्हारी जब मर्जी हो तब बता देना, हम तो रेडी हैं। अब आ जाओ फटाफट से, लास्ट में इन्होंने जो एक रायता फैलाया उसको और समेट लेते हैं। इन्होंने कहा तकनीकी जो संयुक्त तकनीकी अहर्ता परीक्षा है, तकनीकी अहर्ता परीक्षा, ये एक बात जो है वो इनके बाकी सारी चीजों से थोड़ा सा विरोधाभासी लग रही है। जो तकनीकी वाला सिलेबस देख के मुझे जो समझ में आया ना, उसके आधार पे मैं थोड़ा सा इंश्योर अगर करूं आप लोगों को तो ये कर सकता हूं कि इसमें इन्होंने 25 और 75 का दिया है, और इसका स्कोर कार्ड जो है वो आपको जॉब दिलवाने के योग्य माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो पहले से ही इन्होंने 75 क्वेश्चन दे दिए। मेजर तो सब्जेक्ट ही देखा जाएगा, अगर कोई बच्चा कृषि का है, अगर कोई बच्चा विज्ञान का है या जिसका भी है, तो अलग अलग आधार पे बाकी सब कुछ मिला के 25 नंबर आएगा। जैसे राजस्थान बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश की जो पॉलिटी है, शासकीय योजनाएं हैं, सामान्य ज्ञान है, गणित है, इसके अलावा आपका इंग्लिश और हिंदी व्याकरण है, भाषा है, ये सब कुछ मिला के 25 क्वेश्चन और 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे। तो ये वैलिड है। अगर आप मुझसे पूछे कि सर क्या आप इस बात में जो है वो थोड़ा सहमति प्रदान करेंगे, तो मैं बिल्कुल सहमति प्रदान करता हूं कि इसके लिए हो सकता है कि कोई और एग्जाम ना करवाई जाए, इसके लिए हो सकता है कि कोई और एग्जाम ना करवाई जाए। ये सिर्फ दो ही चीजों पे वैलिड हो सकता है, सामान्य और आपका तकनीकी। ठीक है, सामान्य और तकनीकी। शिक्षक पे ये लागू नहीं होगा, शिक्षक पे ये लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बता देता हूं। तो इन्होंने 75 क्वेश्चन यही डाल दिए। फिर क्या कहा कि भैया ये देखो अलग अलग विषय हो गए, इसमें पैरामेडिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेनो, पशु विज्ञान, अन्य विषय जो आवश्यक हो वो सारे। अगर सामान्य लेंगे तो उसमें जीके सबसे पहले 25 क्वेश्चन, उसके बाद में आपका जो है वो ये भी जीके का ही पार्ट है 25 क्वेश्चन। ये तो अंतरराष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे हैं, ये आपका मध्य प्रदेश का जो है वो ज्ञान है। उसके बाद में मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर जो है वो 25 क्वेश्चन, और उसके बाद में इंग्लिश और हिंदी यानी आपके लैंग्वेज जो है वो 25 क्वेश्चन। 100 नंबर का पेपर होगा। ये सीईटी में इन्होंने संयुक्त सामान्य परीक्षा के लिए कहा है, लेकिन ये संभावित है, मैं अभी भी संभावित कह रहा हूं, ये तो नोटिफिकेशन में पता चलेगा कि इसमें 2 एग्जाम होने की संभावना ज्यादा दिखाई पड़ रही है। एक पहले सीईटी के आधार पे, फिर जैसे जैसे भर्तियां हैं उनमें टॉपर्स विद्यार्थी के आधार पे, अकेले स्कोर कार्ड के आधार पे तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। फिर तीसरा कि सर शिक्षकों का क्या है, शिक्षक बेचारे सबसे लास्ट में दिए गए हैं, और इसमें एक ही बात इन्होंने लिखी है, बाकी कुछ लिख ही नहीं पाए। क्यों? मैं पहले ही कह चुका था, पिछले सारे वीडियो उठा के देख लो, मैंने एक ही बात कही थी कि जिस दिन ये लोग शिक्षकों को वर्ग 1, 2, 3 के सारे शिक्षकों को एक साथ लाके परीक्षा करवा के अगर सिलेक्शन दे दे, तो उस दिन एग्जाम में बैठने का और एग्जाम करवाने का कोई अर्थ नहीं बचेगा। यार एक प्राथमिक शिक्षक, एक माध्यमिक शिक्षक, एक उच्च शिक्षक, है ना, 3 अलग अलग लेवल के टीचर्स को, जो अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं, अलग अलग योग्यताएं रखते हैं। एक डीएलएड कर रहा है, एक बीएड कर रहा है, एक पीजी कर रहे हैं, एक यूजी कर रहे हैं, एक ने मतलब जो है वो अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग विषय हैं। कि भाई अगर फर्स्ट ग्रेड में देखो तो 16 विषय हैं, सेकंड ग्रेड में जो है वो 5 विषय हैं, और आपके जो है वो इसमें 2 लेवल हैं। तो कैसे आप सबको एक कॉमन स्टेज पे ला सकते हो, शिक्षकों मतलब टीचर्स को, और उनसे एग्जाम करवा सकते हो? नॉट पॉसिबल। यहां सीधा सीधा लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक अहर्ता परीक्षा, माध्यमिक शिक्षक अहर्ता परीक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षक अहर्ता परीक्षा, और अन्य जो आवश्यकता अनुसार जो है वो अन्य परीक्षाएं होगी। ये सब की सब प्री है, यानी पहले प्री होगा और उसके बाद में आपका होगा इसमें मेंस। ठीक है, तो ये तो टीचर्स वाली तो सेम ही रही। टीचर्स को तो उल्टे फायदा हुआ इस बात का कि उनको एक ही साल में हर साल जो है वो भर्तियां मिलना शुरू हो जाएगी, पात्रता परीक्षा मिलना शुरू हो जाएगी। अगर ये लागू होता है तो उनके लिए थोड़ा सा जो है वो एक कहीं ना कहीं सुविधाजनक है। बाकी बच्चों के लिए जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। माइनस मार्किंग का भी अभी कोई जिक्र नहीं है, कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया गया है, वो भी हमें तभी पता चलेगा जब एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन आएगा। तो ये पात्रता ही है, और पात्रता अगर है तो ये इन पात्र विद्यार्थियों को भी शामिल कर सकते हैं जो अभी जुलाई और अगस्त 2026 में जो एग्जाम्स हैं, एक 3rd ग्रेड का और 2nd ग्रेड की जो प्री एग्जामिनेशन है, इन बच्चों को भी शामिल किया जा सकता है। इनके लिए एक छोटा सा पॉइंट वहां डाल देंगे कि
कि जिन बच्चों ने अभी रिसेंट एग्जामिनेशन दी है वो भी क्वालिफाइड माने जाएंगे। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि उसके बाद का, इस बार का तो मान सकते हैं, लेकिन इसके बाद का जो भी एग्जाम होगा उसमें पुराने विद्यार्थी जो 2018 2023 के हैं उनको ना माना जाए, उनसे वापस ये कहा जाए कि भैया पिछली नहीं, अब एक बार आपको नया जो है वो टेट पास करना पड़ेगा। तो ये वो बच्चों के लिए दिक्कत हो सकती है जो पहले से टेट 2018 और 2023 क्वालिफाइड है। तो वो एक बार इस बार की तैयारी करना शुरू कर दो। जो भी नियमावली आएगी वो अभी कोई स्पष्ट नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। तैयारी मत छोड़ना, तैयारी अपनी जारी रखना, मेहनत अपनी जारी रखना। इन चीजों से बिल्कुल भी रिलेटेबल मत बनो। ये ऐसे ही करते रहेंगे, इनका यही काम है, कभी ये कभी वो और कभी वो। बच्चा इसी में अपने जो है वो 2 महीने 3 महीने खराब कर देता है कि सर कुछ आएगा तब देखूंगा, फिर वो एकदम से आ जाता है, सिलेबस ही कवर नहीं होते, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। आप अपना काम जारी रखो, कोई डाउट हो क्वेश्चन पूछना, बात करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।